वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दूसरा जो मॉडल निबंध है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो निबंध है इसका शीर्षक था ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, पंचायती राज की उसमें क्या भूमिका है, असल यहाँ पर क्षेत्रीय है। जब भी कोई शीर्षक दिया जाता है ना, अब जैसे आप देखें कि यही टॉपिक है, मान लीजिए यही आ गया परीक्षा में, ईश्वर करें आ जाए ताकि आप अच्छे से लिखने में सक्षम हो, तो ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण पंचायती राज की भूमिका, ऐसे करके आयोग ने आपको छाप दिया, पेपर में दे दिया, लिखो इस पर। तो आप देखें कि इसमें महिला सशक्तिकरण आ गया। अब आपकी बाछें खिल गई कि अरे बस करो, इस पर तो हम लिखेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता, है ना, यही लिखकर मानेंगे। या फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, है ना। तो वो वाला, मतलब आपके दिमाग में खुजली मच गई कि महिला सशक्तिकरण है, बस करो, अब इस पर तो हम लिख ही डालेंगे। ये तो अपने बूते की चीज है, शुरू करेंगे तो बस कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। और आप लिख के भी आते हैं, ये भी बात है, मजे की बात है। आपके दिमागी घोड़े जो हैं वो रफ्तार में दौड़ने लगते हैं, फिर आप ना आगे देखते हैं ना पीछे, एकदम लिखना शुरू करते हैं और 600 की बजाय 800 शब्द का निबंध लिखकर परीक्षा हॉल से बहुत ही गर्व के साथ बाहर आते हैं। और अपने सहयोगियों, जो साथ में मतलब परीक्षा देने वाले प्रतियोगी हैं या साथ में आने वाले आपके साथ रिश्तेदार हैं जो कि परीक्षा दिलवाने आए हैं, उनको बताते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, मैंने पूरा कॉपी भर दी, तीनों टॉपिक जो हैं उन पर शानदार तरीके से धारा प्रवाह लिखा, नंबर अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, नंबर आपको 0 मिलते हैं, मतलब गिनती के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरे शीर्षक को तो देखा नहीं। उत्साह में नहीं आना है, दिमाग को जरा ठंडा रखना है और पूरा जो टॉपिक दिया गया है उसे समेकित भाव से देखना है, संयुक्त भाव से देखना है। निबंध अगर आपका कहीं से भी दिशा भ्रमित होगा ना, ये 600 शब्द का निबंध है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि 1000 शब्द के ऊपर मैदान खुला हुआ है, लिखिए। तो वहां तो लिखने की भरपूर गुंजाइश होती है, तो वहां जरा हाथ फिसल भी जाए तो फिर बाद में संभाला जा सकता है। यहाँ पर आपकी प्रस्तावना अगर कहीं बहक गई, प्रस्तावना में अगर आप थोड़ा सा भी टॉपिक से फिसले तो फिर बहुत देर हो जाएगी, रास्ते पर लौटते लौटते बहुत विलंब हो जाएगा। तब तक आपके निबंध में या तो शब्द बढ़ जाएंगे, और नहीं तो आप शब्द नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये आभास हो गया कि लंबा हो रहा है, तो फिर आपको वो जो विषय है उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक खास कमी निबंध के अंदर रह जाएगी, मतलब कुछ जो जरूरी चीजें थी वो लिखने से रह जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ड्राफ्ट बनाने की सलाह पहले दी जाती है और ड्राफ्ट बनाने से पहले शीर्षक को भली भांति देख और समझ लेना चाहिए। अब ये जो शीर्षक था ये था ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण पंचायती राज की भूमिका। ग्रामीण भारत में जो महिलाएं होती है, पंचायती राज किस लिए बना हुआ है? गांव क्षेत्र के लिए ही बना हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण को हम पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। राजनीति का जो सबसे छोटा आयाम है वो है पंचायतें। गांव जो है ये सबसे छोटी इकाई है और वहीं से शुरुआत होती है पंचायती राज की। पंचायती राज व्यवस्था गांव के ही विकास और गांव के ही उन्नयन के लिए बनी हुई है। तो उसमें नारी सशक्तिकरण का स्टेटस क्या है, असल में आपको ये लिखना था, है ना, कि महिला सशक्तिकरण को पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से उन्नयन देने का काम कर सकती है, उभारने का काम कर सकती है। या फिर उसका एक दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि महिलाओं की पंचायती राज में कितनी भूमिका है, यहाँ पर पंचायतों ने महिलाओं को मौका दिया है अथवा नहीं। तो 2 आयाम में इसमें आप लिखेंगे और दोनों आयामों को कवर करना होगा। एक तो ये कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण, जो गांव की महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए गए। जैसे ग्राम प्रधान होते हैं या पंचायतों से चुनकर जो आने वाले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ग्रामीण महिलाओं के उन्नयन के लिए विकास योजनाएं जो हैं उस पर कितना काम करते हैं। एक तो इसका ये पक्ष है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका मुख्य पक्ष है वो ये है कि महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और वास्तव में अपने देश की हकीकत ये है कि महिला सीट रहती है, महिला प्रधान भी बन जाती हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप होती नहीं है। वहां पर वर्चस्व उनके परिवार का होता है। एक महिला जो है वो चुनकर प्रधान के पद पर आती है और शासन कौन करता है? प्रधान पति। एक नया पद इजाद हो जाता है, उसका जो हस्बैंड है या उसके जो संरक्षक हैं वो वहां शासन की बागडोर संभाल लेते हैं और उस महिला को चूल्हे चौके में धकेल दिया जाता है। जब उसके सिग्नेचर की या उसका चेहरा दिखाने की आवश्यकता होती है तो उसको बाइक पर पीछे बैठाकर पहुंचा देते हैं और वो बेचारी घूंघट की आड़ में से सारा काम कर लेती है। इस टाइप का कल्चर अपने देश में अभी भी बहुत ज्यादा है। महिलाओं को वास्तविक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है।
तो राजनीति में ऊंची बात तो छोड़ ही दी जाए कि विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे, ये जो एकदम छोटा लेवल है यहाँ भी स्थिति बहुत खस्ता है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे और इसीलिए यहाँ शुरू भी उसी तरीके से किया गया। हाल ही में हरियाणा की एक महिला सरपंच ने अपने गांव में शराबबंदी का साहसिक निर्णय लागू करके चर्चा बटोरी। अब ये सामयिक घटना थी, इसका आप कुछ और सामयिक प्रसंग ले सकते हैं। वर्तमान में जब आप लिख रहे हो निबंध, जिस समय जनवरी के लास्ट में एग्जाम है, फरवरी को आप मतलब 1 फरवरी की तारीख में, तो उस समय अगर कोई आपको ज्वलंत घटना मिलती है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं इसी टाइप की। फिलहाल ये साहसिक निर्णय लिया और चर्चा बटोरी। प्रसंग केवल एक गांव की कहानी से जुड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति और उनकी निर्णायक भागीदारी का प्रतीक। निर्णायक भागीदारी, काम चलाऊं या दिखावटी भागीदारी नहीं। आजादी के अमृतकाल में जब भारत विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है, तब ग्रामीण भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की धुरी बननी चाहिए, लेकिन बनती हैं नहीं। पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण की जो आधार भूमि तैयार की है, वह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाएगी। थोड़ा प्रशंसा करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, भारतीय समाज में महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महिमा मंडित रहा है। ये श्लोक आप इस्तेमाल करें या आवश्यक नहीं है, ये यहाँ बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। महिला सशक्तिकरण असल में इसमें सिर्फ टॉपिक नहीं है ना, वो सिर्फ रहता तो फिर हम इसमें श्लोक का इस्तेमाल करते इस तरह का। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक। ठीक है, तो यहां पर शुरू करें। व्यवहारिक जीवन में महिला सदियों तक पराधीनता, अशिक्षा, परंपरागत बंधन और सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ी हुई है। ठीक है, सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ी हुई। ग्रामीण भारत जहां लगभग 65% जनसंख्या आज भी निवास करती है, ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है और बढ़ेगा क्या, घटता ही रहता है। गांव सिकुड़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, फिर भी गांव अभी भी है। तो आप देखें जनसंख्या यहाँ जो है ये एक अच्छी खासी निवास करती, और वहां महिलाओं की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है, बल्कि और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को सत्ता, संसाधन और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करने का ये कदम उठाया है, जो कि पंचायती राज के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य लेना होगा, क्योंकि पंचायती राज जो टॉपिक है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, है ना। बिना उसके आधार नहीं मिलेगा, आपकी बात जो है वो प्रमाणित नहीं होगी। तो 73वां संविधान संशोधन ये 1992 का है। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। थोड़ा सा पॉलिटी के ज्ञान का यहाँ इस्तेमाल कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी हुआ, और कई राज्यों में यह आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया, ऐसा भी हुआ था। तो इससे लाखों महिलाएं न केवल राजनीति की मुख्य धारा में आई, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, जल प्रबंधन, नशा मुक्ति जैसे जो स्थानीय मामले थे, गांव की लोकल समस्याएं, तो उनको भी प्राथमिकता देने का काम इन्होंने किया, मतलब महिलाओं ने किया, क्योंकि इन समस्याओं से सबसे पहले आमना सामना महिलाओं का होता है। पानी अगर घर में नहीं है, पानी का अकाल है और आसपास कोई जल स्रोत नहीं है, तो पानी भरने कौन जाता है, महिलाएं जाती हैं। बच्चों को खाना खिलाना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, ये सारा काम बेसिकली कौन करता है, ग्रामीण महिलाएं ही करती हैं। नशा करके पुरुष बाहर से झूलते हुए आते हैं, उनके कोप को कौन झेलता है, महिलाएं झेलती हैं। लात घूसे पड़ते हैं, उनकी जो भद्दी गालियां हैं उसको झेलता कौन है, महिलाएं झेलती हैं। तो जो भुक्तभोगी है वो पहले उस पर प्रयास करेगा, अगर उसको लीडरशिप का मौका मिलेगा तो वो तुरंत शराब बंद करवाएगा, बंद करो इसको, है ना। तो ये सारा है, मतलब जब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इस तरह की जो बेसिक समस्याएं गांव की हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो यह वही प्रक्रिया है जिसे कि हम नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र का प्रसार कहते हैं, यानी बॉटम टू टॉप वाला जो अप्रोच है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बॉटम टू टॉप का मतलब क्या, पहले हम अपना बॉटम यानी जो आधार है, जो फाउंडेशन है, यानी गांव, उसको मजबूत बनाएंगे। और वास्तव में भारत जैसे देश में उन्नति का यही तरीका भी है। हम मेगापोलिस और मेट्रोपोलिस इस तरह की जो चीजें हैं उनको डेवलप करके डेवलपमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हकीकत यही है, डेवलपमेंट अगर हमें सच्चे अर्थों में प्राप्त करना है तो हमें अपने गांवों को विकसित करना होगा। और गांवों को विकसित करने का मतलब ये नहीं कि खेत हटाओ, वहां कंक्रीट का इमारत खड़ा करते हैं ऊंचा ऊंचा, अपार्टमेंट बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, ये मतलब नहीं है। खेती की जो पद्धतियां हैं उनको उन्नत करो, किसानों को मजबूत बनाओ, अन्न का उत्पादन बढ़ाओ, किसानों की आमदनी को बढ़ाओ, जो कि सिर्फ कागज में नहीं होनी चाहिए, हकीकत में होनी चाहिए। गांव जब मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, शहर भी मजबूत हो जाएंगे। जो शहरी लोग हैं ना वो भी चमकने लगेंगे। अभी सिर्फ झूठा चमक है, पीछे सिर्फ अंधेरा है।
शहर का सिर्फ चमकीला हिस्सा आप देखकर अखबारों में, टीवी में और तमाम रिपोर्टों में खुश हो जाते हैं, या दुनिया देखती है कि भाई शहर कितने चमक रहे हैं। उसी शहर का जो पिछला हिस्सा है, गटर और नालियों के पास बसता है, उसको कौन देखता है? और वही हकीकत होती है। मैक्सिमम लोग तो वहीं पर रह रहे होते हैं। असली जिंदगी वही है शहर की। और गांव भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, और गाँवों को हम लोग और चकाचौंध के लालच में बदहाल किए हुए हैं। तो गाँवों का अगर सशक्तिकरण होगा तो वास्तव में भारत का सशक्तिकरण होगा। और गाँवों को मजबूत बनाने का तरीका है पंचायती राज, अगर सही तरीके से काम करे तो। और उसमें भी बहुत बढ़िया उपाय है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि गाँव की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं पुरुषों की तुलना में। पुरुष कमाता है, मतलब खेतों में काम करता है, महिलाएं भी करती हैं, ठीक है। लेकिन जो घरेलू समस्याएं हैं या जो आधारभूत समस्याएं हैं जिनकी चर्चा अभी ऊपर की गई, उन सब के विषय में सबसे पहले आमना सामना महिलाओं का होता है, ठीक। तो यही सारी बातें हैं। आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। निबंध आपका प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, शब्दों के बीच में, वाक्यों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, लिंक आपस में जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि एक वाक्य आपने लिखा फिर दूसरी दुनिया में चले गए। ऐसा अगर करेंगे तो फिर परीक्षक भी दूसरी दुनिया में जाकर नंबर देगा और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो आप देखें यहां पर, यहां देखें आप, कहा गया कि विकास को अक्सर सड़क, बिजली और भवनों तक सीमित रखा जाता है। जैसे कि आप अभी पीछे चर्चा की ना आपसे, कि सिर्फ हम लोग चकाचौंध देखते हैं कि सड़क खूब एकदम चिकनी है, बढ़िया एकदम फिसलने लायक, स्केटिंग की जा सकती है उस पर। बिजली के बढ़िया बढ़िया जो है वो ऊपर ऐसे हैलोजन और सोडियम लाइटें जो हैं वो टंगी हुई हैं, या एलईडी जो है वो चमक रही हैं, और बिल्डिंग खूब ऊंची ऊंची है। यही है विकास। देखो कितना बढ़िया विकास, बढ़िया एकदम चौड़ा गेट है और एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं जैसे मतलब बिजली दौड़े, ठीक। तो ये विकास थोड़े ही है। विकास का मतलब असल में ये है कि हर जन जन जो है उसके पास कुछ आधारभूत सुविधाएं जो होती हैं वो पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे, ये मतलब है। सड़क चमक रही है, ठीक है, उस पर जो रईस हैं वो अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, गरीब क्या कर रहे हैं, उसी के किनारे झुग्गी लगाकर अपना सामान बेच रहे हैं, ये विकास है। चलिए, वहीं महिला प्रतिनिधियों ने क्या किया, आंगनबाड़ी केंद्र, शौचालय, जल संरक्षण, स्कूल शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बनाया। देखिए ये इलेक्शन वाला भाषण आपको नहीं दिया जा रहा है, निबंध में ये सारे विचार आपको जोड़ने चाहिए, इसलिए इतनी सारी जो बहुबात है इस निबंध के पीडीएफ के साथ या इस स्लाइड के साथ की जा रही है। ये जितनी बातें साइड में आपको बोलकर बताई जा रही है ना, निबंध अगर पढ़ना होगा तो ये तो बांचा जा सकता है, 5 मिनट में बांच के अगले वाले पे हम चले जाएंगे। लेकिन इतनी लंबी लंबी बातें आपको क्यों जोड़कर बताई जा रही हैं, ताकि इन विचारों को आप इन पंक्तियों के साथ कनेक्ट कर सकें, और जब वहां लिखना हो तो आपको मेरी बातें याद आएं और आप उसके हिसाब से अपने विचारों को खुला छोड़ सकें और आप अच्छा लिख कर आएं। विचार ऐसे ही आते हैं ना, जो दिमाग में थॉट्स आते हैं वो चीज़ों को पढ़ने से, सुनने से आते हैं। किसी की बात आप सुन रहे हैं, किसी का व्याख्यान सुन रहे हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने से दिमाग में आइडियाज आते हैं। और कहाँ से आएंगे, कोई भी पैदाइशी थोड़े न लेकर पैदा होता है। आप पैदा हुए और जन्मजात आप विद्वान हैं, ऐसा तो चमत्कार ही हो सकता है, संभव नहीं है ना। तो सब जो है वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं, सुनकर या फिर देखकर या फिर पढ़कर। तो आप देखें यहाँ पर शौचालय, जल संरक्षण, स्कूल शिक्षा, ये सब इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे जो मुद्दे हैं इसको महिला प्रतिनिधियों ने ही उभारने का काम किया। पुरुषों की तुलना में जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, महिला नेता होती हैं, प्रतिनिधि होती हैं, प्रधान होती हैं पंचायती राज के संदर्भ में, तो वो इन मुद्दों को ज़्यादा आधार बनाती हैं, जो कि एकदम बेसिक मुद्दे हैं और गाँवों को असल में इनकी आवश्यकता है। यह परिवर्तन गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से मेल खाता है, बल्कि वही सपना है। मेल क्या खाता है, हकीकत वही है। जैसा कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जब गांव की नारी जागेगी तभी सच्चा ग्राम स्वराज संभव होगा, और वास्तविकता वही है। ये जो आधी आबादी है ना, ये कहने के लिए आधी आबादी है, ये वास्तव में पूरी आबादी है, क्योंकि जो बची हुई आधी आबादी है उसका भी सृजन करने वाली, उसका पोषण करने वाली यही आधी आबादी है। तो अगर ये आधा निकाल दिया जाए तो वो आधा बचेगा नहीं। यहाँ किसी को कमतर नहीं आंका जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण का ये भी मतलब नहीं है कि हम महिलाओं को शिखर पर बैठा दें और पुरुषों को एकदम गर्त में ढकेल दें, ये भी मतलब नहीं। दोनों बराबरी पर रहें, लेकिन जिसकी महत्ता है और जहाँ पर जिसकी उपयोगिता है उसको वहाँ यथोचित स्थान मिलना चाहिए, ये कहने का मतलब। हालांकि यह यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा जो इसका नकारात्मक पक्ष है, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि पंचायती राज में महिलाओं को जो पार्टिसिपेट करने का मौका है वो मिलना चाहिए, देश दे भी रहा है, लोकतंत्र का ये सशक्त आधार है, वो सब हमने बढ़िया बढ़िया कहा।
अभी थोड़ा सा जो इसके काले पक्ष हैं उस पर सांकेतिक तौर पर एकदम रूखा बर्ताव नहीं करेंगे, मध्यम मार्ग अपनाकर देखें। यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं होती है। अनेक बार महिला प्रतिनिधियों को मात्र प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है, जैसा कि आपको पीछे भी कहा था। निर्णय उनके पति या परिवारजन लेते हैं, खुलकर वो फैसला ही नहीं ले पाती हैं। ऐसा थोड़ी ही है कि चूल्हे चौके में जिन महिलाओं को आपने घुसा दिया है, घूंघट से कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, वो फैसला नहीं ले सकती हैं। क्यों नहीं ले सकती हैं? लेंगी तब ना जब आप उन्हें मौका देंगे और प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उनका मोटिवेशन तो कहीं गर्त में चला गया है। उनके माता पिता तक ने उन्हें मोटिवेट नहीं किया, उन्हें समझाया कि तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो सिर्फ ससुराल से जुड़ी हुई है, तुम्हारे पति से जुड़ी हुई है, मतलब तुम पराश्रित जीने के लिए ही पैदा हुई हो, ये उनके दिमाग में भरा गया है। तो वो एकदम से कैसे मोटिवेट हो जाएंगी? एकदम से आप उनका घूंघट उतार के ऐसे फेंक भी देंगे और कहेंगे कि जाओ भाषण दो, तू क्या खाक भाषण देगी? उसके लिए पहले उसे तैयार करना होगा, मानसिक तैयारी उसकी करवानी पड़ेगी। तो वो काम किसका है? वो समाज का ही है, क्योंकि समाज ने ही उसे उस हालत में पहुंचाया है। तो आप देखें, शिक्षा का प्रसार, स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक चेतना ने इस प्रकृति को काफी हद तक बदल दिया है। आज कई महिला सरपंच और प्रधान ऐसी नीतियां लागू कर रही हैं जिनका प्रभाव व्यापक और स्थायी है। प्रमाण हमें दिखाई देता है अखबारों में, न्यूज चैनलों पर। उदाहरण क्या है? बिहार और राजस्थान का यहाँ एग्जाम्पल, या किसी और राज्य का अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ की जो महिला मुखिया है उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। ये एकदम बेसिक मुद्दा है। छोटी उम्र में लड़कियों को विवाह जैसे बंधन में बांध दिया जाता है, और न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी तो प्रभावित हो रहे हैं। जिस बच्चे के साथ विवाह हो रहा है उसकी भी तो जिंदगी प्रभावित हो रही है। तो ये बाल विवाह एक बहुत बड़ी बुराई है, कुरीति है ना। तो इसके खिलाफ जन जागरण का अभियान इन महिला मुखियाओं ने चलवाया था। केरल की जो पंचायतें हैं वहां महिलाओं ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और कचरा प्रबंधन के लिए काम किया था, जो कि अपने देश में बहुत बड़ी समस्या है। कचरा जो है वो देश की इज्जत का कचरा कर रहा है, इतनी बड़ी समस्या है ये। और बड़े शहरों की तो और भीषण समस्या है ना। तो उस तरह की जो एकदम मतलब टॉप लेवल की ग्लोबल प्रॉब्लम है उस पर इन्होंने काम किया। ये इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है? अच्छा, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं को यह अवसर देती हैं कि वे स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में सहभागी बने, योगदान दें और आत्मनिर्भरता की राह पर चलें। जैसा कि महादेवी वर्मा ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल, यहाँ पे नभ पगतल में होना चाहिए। फिलहाल इस पंक्ति का आप इस्तेमाल करें, ये आवश्यक नहीं है। इसकी जगह कुछ उखड़ने वाली पंक्तियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा वीर रस वाली पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी श्रृंगार वाले भाव में ज्यादा जाते थे, तो उन्हीं की पंक्ति है। मतलब यहाँ पे श्रद्धा का भाव उन्हें दे दिया गया है, तो श्रद्धा का मतलब विनम्रता से तात्पर्य होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नेतृत्व की बात है तो थोड़ी सी ऊर्जा होनी चाहिए, तो आप किसी वीर रस की कविता की पंक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चलेगा। कुल मिलाकर अधिकार और शक्ति जो है उसका समान भागीदार महिलाओं को बनाया जाए। आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण भारत में बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा, दहेज और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ये अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है। पंचायती राज संस्थाएं इन समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर कर सकती हैं, और वास्तव में लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को यह सुनिश्चित करेगा। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र की महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। एक राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र की महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। मतलब वही पीछे आपको बताया ना कि आधी आबादी कहने के लिए है, वो बची हुई आधी आबादी को भी आधार देती है। तो अगर वो उन्नयन करेगी, वो आधी आबादी ऊपर जाएगी, ग्रोथ करेगी, तो उसका प्रभाव जो बची हुई आधी आबादी है उस पर भी होगा। पुरुष अगर ये सोचे कि महिला को उन्नयन देके हमें क्या ही मिल जाएगा, बल्कि जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो भी जाती रहेगी, ऐसा सोचे, तो ये मूर्खता है। अगर वो महिला को उन्नयन दे रहा है तो उससे वास्तव में उसका खुद का भी उन्नयन हो रहा है।